नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून के आईटीबीपी स्टेडियम सीमा द्वार में सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिलों से आए कृषकों से मुलाकात कर माल्टा और नींबू की खटाई का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद है। राज्य सरकार ने दिशा में ठोस पहल करते हुए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा भी की है। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल सामुदायिक भवन में सीएम धामी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की 80वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हरबंस कपूर के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हरबंस कपूर हम सभी के लिए प्रेरणादायक थे और उनकी कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर पहले दिन से स्पष्ट रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि पीड़ित परिवार जो भी चाहेगा, सरकार जांच को उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मातृशक्ति का प्रतीक है और आज उन्होंने अस्मिता नेगी जी ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मुद्दा तो कभी भड़कता नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो बात मैं पहले दिन कही थी कि उस मृत आत्मा को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, मैं आज इसको और बलपूर्वक कह सकता हूं। कल मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह दिया है, उनके माँ बाप जो जांच चाहेंगे हम उस जांच को कराने के तैयार हैं। सर क्या मानिए उर्मिला सोनावर का जो पूरा घटनाक्रम था उसका चक्कर वो भी अब देहरादून आ गई। नहीं नहीं, देखिए भाई, उनके एसआईटी जांच में अपना पक्ष रखे। उनके खिलाफ भी कुछ रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, दूसरे राठौर है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। उनको अपना पक्ष रखना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जहां मातृशक्ति का सम्मान जिस दल के अंदर होता हो, जहां राष्ट्रपति से लेके और प्रमुख पदों में बहनों को जहां स्थापित किया हो, जहां 50% आरक्षण देने का काम नगर पालिकाओं में जिस दल ने किया हो, पंचायतों में आरक्षण देने, महिलाओं को आरक्षण देने का पार्टी ने किया हो, और विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% आरक्षण का प्रावधान जिस दल ने किया हो, वो मातृशक्ति का अपमानित कभी कर नहीं सकती है। कांग्रेस पे कोई मुद्दे बचे नहीं है। बिना मुद्दों के कांग्रेस इस तथाकथित इस प्रकार के विषय को उठाकर एक प्रकार का प्रदेश के माहौल को दूषित करने का काम कांग्रेस के लोग कर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के संगठन विस्तार अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में लंबे समय से उत्साह था और अब इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पौड़ी जिले से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिनमें ब्लॉक प्रमुख स्मिता नेगी, अर्चना समेत अन्य दलों से भी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह अभियान जिला स्तर पर लगातार चलेगा और विधानसभा चुनाव तक संगठन विस्तार जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से विचार कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सस्ता अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है, हमारे दल से पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खास पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अर्चना तोपवाल जी जो हमारी ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख है, तीनों ने और उनके साथ 6 बीटीसी मेंबरों ने आज भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। हमारे महानगर के जो देहरादून महानगर है उनके 2 सभासद है, एक पूनम कुंडीर जी और देवकी नोटियाल जी, इन्होंने संस्था ली है। बड़ी संख्या में अभी ऋषिकेश जनपद के, हमारा संगठन जनपद है ऋषिकेश, उसके भी सभासद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद उनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। और रुड़की से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कार्यकर्ता जो दूसरे दलों के वो पार्टी के अंदर सदस्यता ले रहे हैं। और आज से क्रम प्रारंभ हुआ है, जिला स्तर पर इसके कार्यक्रम चलेंगे और विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने तक लगातार पार्टी की सस्ता अभियान जारी रहेगा। इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ।
रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर नगर क्षेत्र में निकाली गई सांस्कृतिक रैली में छात्र छात्राएं, महिला मंगल दल, स्थानीय कलाकार और नागरिकों ने भाग लिया। 7 से 13 जनवरी 2026 तक गुलाबराय मैदान में आयोजित होने वाले शीतकालीन महोत्सव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक झांकियों की झलक देखने को मिली। ढोल धमाओं और रणसिंगा की धुनों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। देखिए, आज रुद्रनाथ महोत्सव और शीतकालीन यात्रा उत्सव के रूप में हम इस महोत्सव को मना रहे हैं और जितने भी लोगों ने हमें यहाँ पर सहयोग किया है, हमारी महिलाएं हैं, एसएसजी की टीमें हैं, बहुत से हमारे ढोल वादक आए हैं, स्कूल की टीमें आई हैं, आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से हम लोगों की सोच है कि यात्रा चार धाम यात्रा जिस तरह से चलती है उसी तरह से शीतकालीन यात्रा उत्सव के रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं और मैं पूरे रुद्रप्रयाग की जनता से और अन्य जगहों के भी हम सबसे निवेदन करता हूँ, आप 7 तारीख से 13 तारीख तक रुद्रनाथ महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत हमारे गुलाबराय मैदान में एक बहुत ही भव्य 7 दिन का महोत्सव हम लोग आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। रुद्रनाथ महोत्सव 7 से 13 तारीख को 7 से 13 जनवरी तक हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक शीतकालीन महोत्सव के रूप में इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि विंटर सीजन में काफ़ी लोग आजकल शीतकालीन यात्रा के लिए आने लगे हैं। 2-3 दिन से स्नोफॉल भी हमारे को ऊपरी क्षेत्रों में, जिले के ऊपरी क्षेत्रों में देखने को मिली है, तो खासा टूरिस्ट का भी यहाँ पर आवागमन हो रहा है। तो उन्हीं पर्यटकों के लिए एक और अच्छा महोत्सव के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करना, जहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद के बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे। यहाँ पे जो भी महिला स्वयं सहायता समूह है उन्होंने भी स्टॉल लगाए हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने भी स्टॉल लगाए हैं और हम देख सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी सुंदर भव्य रैली रुद्रप्रयाग मार्केट के थ्रू भी बच्चों के माध्यम से निकाली जा रही है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो शुभारंभ हुआ है कार्यक्रम का वो बहुत ही भव्य हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे के 7 दिन भी हम सभी लोगों को, सभी पर्यटकों को और सभी नागरिकों के लिए बहुत उत्साहपूर्वक तरीके से इस महोत्सव को मना पाएंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपदा क्षेत्र यमुनोत्री में जो काम होने चाहिए थे अभी तक वो काम नहीं हो सके हैं, जिससे आने वाले समय में जब चारधाम यात्रा का संचालन होगा तो यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संजय डोभाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डोभाल जी, अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर, क्योंकि लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, आप किस रूप में देखते हैं इसको और क्या कुछ आप लोगों ने आवाज़ भी उठाने का काम किया? सबसे पहले मैं तो हॉर्नबिल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पे हमारे प्रदेश की जो भी ज्वलन समस्याएं हैं उसको उजागर करते हैं। रही बात बहन अंकिता भंडारी के केस की, हमने अपनी विधानसभा में जगह जगह कैंडल मार्च करवाए हैं, लगभग पूरी विधानसभा में, और वहाँ का हर जनमानस यमुनोत्री विधानसभा का, चाहे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि अंकिता केस की सीबीआई जांच हो। और क्योंकि वो एक पहाड़ से बेटी अपने घर परिवार को चलाने के लिए नौकरी कर रही थी और ज़्यादातर पहाड़ के घरों से ऐसी नौजवान चाहे युवक हैं चाहे युवतियाँ हैं आते हैं और इसलिए पहाड़ का हर बासिंदा ये चाहता है कि अंकिता के साथ न्याय हो और उसकी सीबीआई जांच हो। और सरकार सीबीआई जांच से क्यों हट रही है, ये हर एक आम उत्तराखंडी के दिमाग में बात है। अगर उसमें कोई वीआईपी इन्वॉल्व नहीं है या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है तो फिर सरकार जांच से क्यों पीछे हट रही है। तो हम सभी का ये कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवा के यार दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। सर, यमुनोत्री में भी देखा गया कि पिछले बार काफ़ी आपदा जैसे हालात बने, काफ़ी नुकसान हुआ। अभी किस तरह के ट्रीटमेंट के कार्य भी लगातार चल रहे हैं? यमुना में भी देखा गया था कि जब यमुना बह नहीं पा रही थी। देखिए, ये जो बह नहीं पा रही थी ये तो अभी 8-9
महीने पहले का वो है, 7-8 महीने पहले ही वहाँ पे पूरी झील बन गई थी। उसकी तो बात ही क्या करें, वहाँ तो अभी 7 ही 8 महीने हुए, जहाँ 2024 में आपदा आई थी यमुनोत्री में। उस पे भी जो पूरे यमुनोत्री मंदिर के लिए संकट में आ गया था। यमुनोत्री मंदिर पूरा भूधसाव की चपेट में आ गया था माँ यमुना के विकराल रूप से। उस पे तक अभी तक टेंडरिंग और उसका खेल चल रहा है। कई मतलब 2 सालों से कि आज टेंडर हो रहे हैं, कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, और मतलब वही चल रहा है कि कल परसों, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने में। और आज तक भी माँ यमुना के सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए हैं। चाहे वो स्याना चट्टी का रख लीजिए, चाहे यमुनोत्री जी का रख लीजिए, कहीं पे भी सरकार के द्वारा कोई भी कार्य जो हुए हैं वो सारे के सारे कार्य रुके पड़े हैं या रोके गए हैं, ये मैं कह नहीं सकता। वैसे मुझे तो लगता है रोके गए हैं, क्योंकि सरकार जो भाजपा सरकार पूरे धर्म के नाम पे राजनीति करती है, और वो जो हमारा इतना बड़ा धार्मिक स्थल है उसी की सुरक्षा के लिए संवेदनशील नहीं है। तो आप मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार जो भी कार्य रोके हुए हैं ज़बरदस्ती रोके हुए हैं। लेकिन विधायक जी, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं और यमुनोत्री में अगर काम नहीं होते तो 2 से 3 महीने बाद फिर कपाट खुलेंगे। कैसे तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे? क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा फिर से? हाँ, निश्चित ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी थोड़ी सी भी बारिश आएगी तो चाहे यमुनोत्री मंदिर की बात हो, चाहे स्याना चट्टी की बात हो, दोनों ही जगह स्याना चट्टी में फिर झील बन जाएगी। क्योंकि जैसी वो जहाँ से ऊपर से वो टूट रहा है वो थोड़ा सा भी आएगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा लेवल पुल के पास तक है, और आज तक वहाँ से मलबा नहीं हटाया गया है, दीवारें नहीं शुरू हुई हैं दोनों ही जगह, चाहे यमुनोत्री में है चाहे स्याना चट्टी में है। तो सरकार अगर यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखती तो वो कार्य तो उन्हीं दिनों शुरू हो जाने चाहिए थे जब ये आपदा आई थी। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय डोभाल जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। हरिद्वार के झपरेड़ा में खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत नेहरू इंटर कॉलेज मैदान में हुई। इसका शुभारंभ कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने किया, जहां प्रतिभागियों ने कई खेलों में हिस्सा लिया। इस दौरान द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को विधायक ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हमारे यहाँ नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में किया जा रहा है, और इसमें बहुत सारे प्रतिभागी आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, और ये एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल इसलिए भी है कि भाई एक अवसर के रूप में, एक कंपटीशन के अवसर के रूप में मैं देखता हूँ इसको, और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं मानता हूँ कि इस चैंपियन ट्रॉफी से बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। उत्साहवर्धन के साथ साथ उनमें खेल भावना और सजग होगी, और अच्छे से वो लोग प्रदर्शन कर पाएंगे और क्षेत्र का, हमारे उत्तराखंड का वो नाम रोशन करेंगे। अभी विधायक जी ने ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की हुई है स्टेडियम की, उसके लिए जमीन नहीं मिल रही, वो सरकार द्वारा ही है। अगर विधायक जी यह बात कह रहे तो गलत कह रहे हैं। तो जहां भी व्यवस्था बनती है और जब हम लोग मांग करते हैं तो मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। और वाकई कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में कम है, ये सब लोग मानते हैं। तो उस दिशा में आगे काम चल रहा है, और भविष्य में और अच्छी सुविधा होंगी तो जो छात्रों का जो विकास है, खिलाड़ियों का विकास, वही संभव हो पाएगा। और जो स्टेडियम होगा उससे बहुत ज्यादा प्रतिभा निकल कर हमारे सामने आएगी, और बाकी अगर कहीं और भी जगह की उपलब्धता होगी तो उसमें दोबारा भी हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग रख सकते हैं। कहीं भी कोई प्रतियोगिता होती है, उसका मकसद यही होता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को एक अवसर प्रदान करें, और जो लोग कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं वो अपनी प्रतिभा वहां दिखा के
आगे उन्हें मंच मिल सके। युवा कल्याण विभाग भी काम कर रहा है। आप परिचित हैं कि ये खेल महाकुंभ के नाम से प्रतियोगिता कई वर्षों से चल रही है। इस वर्ष इसको नया नाम दिया है माननीय मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी। उसी क्रम में यहाँ पर झबरेड़ा विधानसभा में आज ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, माननीय विधायक प्रतियोगिता का। और खेलकूद तो बहुत अनिवार्य है हमारे जीवन में, सभी के लिए बहुत अनिवार्य है खेल। इससे हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी जो प्रतिस्पर्धा की भावना है वो स्वस्थ होती है। हम बाकी क्षेत्रों में हो सकता है कि हम किसी से ईर्ष्या करके प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन खेल में हम ईर्ष्या से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। हमारा मन साफ होता है और हार भी हम स्वीकार करते हैं और जीत भी हम स्वीकार करते हैं। यही खेल की महत्ता है। किसी को देश को लेकर यहाँ आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के आरोपी पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ झबरेड़ा में दर्ज 2 मुकदमों पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट की एकलपीठ ने थाना झबरेड़ा में दर्ज 2 मुकदमों में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई। साथ ही मुकदमा दर्ज करने वालों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। कल हुई सुनवाई के दौरान विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ देहरादून में दर्ज अन्य 2 मुकदमों की गिरफ्तारी पर राहत देते के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। ये जो है फॉर्मर एमएलए जो हैं सुरेश राठौर, उनके खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न थानों में 4 एफआईआर दर्ज करा गई हैं टोटल, जिनमें से 3 में माननीय न्यायालय द्वारा, 2 में तो कल ही याचिकाओं में अरेस्ट ऑफ स्टे जो है वो ग्रांट कर दिया गया था, और एक जो थाना झबरेड़ा की थी एफआईआर नंबर 356, उसमें माननीय न्यायालय ने आज उसमें स्टे ऑफ अरेस्ट जो सुरेश राठौर को ग्रांट कर दिया गया है। वादी को नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें इसके ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए हैं। एलिगेशन ये थे कि इन्होंने मिलीभगत करके उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर ने, और जो ऑडियो और वीडियो हैं वो दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ जो है वो जारी किए हैं, जिसमें कि हमने अपना पक्ष ये रखा था कि हमारे द्वारा सुरेश राठौर द्वारा कोई वीडियो वायरल नहीं की गई है जिसमें कि उन्होंने उन पर कोई आरोप या प्रत्यारोप लगाया हो। कालाडुंगी के मुख्य बाजार में लगातार लगने वाले जाम से आमजन परेशान है। रोजाना घंटे जाम लगने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। मुख्य बाजार क्षेत्र में यात्री बसों की सड़क पर खड़े होने, संकरी सड़कों और अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की पार्किंग का ठेका दिए जाने के बावजूद पर्याप्त पार्किंग स्थल नहीं होने से वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। समस्या काफ़ी समय से चल रही है कालाडूंगी में। ऐसा है ना, कालाडूंगी में नगर पालिका के पास कोई भूमि नहीं है जिससे कि बस स्टैंड बन सके या टेम्पो स्टैंड बन सके या पार्किंग बन सके, तभी ये समस्या विकराल रूप लेते जा रही है। तो इसमें हमने पहले भी एसडीएम साहब को एक लेटर दिया था और मैंने सोचा है कि कल भी ये लेटर दिया जाए। और ये जो जाम की आप कह रहे हैं, जो गाड़ियों की एक्सीडेंट की है, ये है ज़्यादातर वाइन शॉप की वजह से। और वाइन शॉप में मैंने शुरू में जब अपना यहाँ पर ज्वाइन किया था फरवरी में, तो मैंने एक लेटर दिया था वहाँ पर, और मैं कल को भी देने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि एसडीएम साहब इसमें संज्ञान लेंगे और हमें भूमि चिन्हित करके देंगे राजस्व की, जो कि मैंने दिशा की मीटिंग में भी अपना सांसद जी अजय भट्ट जी को बताया था, तो उन्होंने भी कहा कि हम इसका आगे करते हैं। एडीएम साहब को बताया था कि चिन्हित करके दीजिए। तो कल को एक बार मैं उन्हें फिर से याद दिलाने जाऊंगी कि हमें राजस्व की भूमि चिन्हित करके दे, जिससे कि हमारी समस्याओं को काफ़ी हद तक निदान हो सके। नगर पालिका ने यहाँ पर ठेका दिया है पार्किंग के नाम पर, और कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस जैसी गाड़ी और छोटी गाड़ियाँ जितनी भी कारें हैं यहाँ पर, वो देती नहीं, क्या कहते हैं उसका नाम, शुल्क देती नहीं है। और उसके बाद जो है अगर हटाओ गाड़ी तो गाली गुली, दंगा फसाद और क्या कहते हैं करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बसें रोडे में खड़ी होती है, गाड़ियों की जगह नहीं मिलती, ड्राइवरों को गाली मिलती, और वो उसकी वजह से जाम लग जाता है बहुत। जैसे कोऑपरेटिव बैंक पर चैन की व्यवस्था करी गई है, वैसे ही यहाँ पर कर दिया है, तो छोटी गाड़ी अंदर नहीं आएगी, कम से कम गाड़ियों को खड़े होने की जगह मिलेगी, व्यवस्था होगी उनकी। और उसकी वजह से गाड़ी वाले, कुछ गाड़ी वाले ऐसे हैं जो शुल्क नहीं देते हैं हमें, और जब पार्किंग की जगह नहीं है तो यहाँ पर शुल्क किस बात का, इसकी वजह से हमें भी घाटा हो रहा है साहब, हम भी फंस गए इसमें पूरी तरीके से।
उत्तराखंड बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए 31 और नामांकन दाखिल हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 36 अधिवक्ता नामांकन करा चुके हैं। कुछ वकीलों की ओर से 1 से ज्यादा नामांकन पत्रों के सेट भरे गए हैं, जिसमें कुल नामांकनों की संख्या 75 हो गई है। बार काउंसिल के सदस्य पद के लिए नामांकन करने वालों में रेणु कुमारी पाल, राकेश सिंह नेगी, गगनदीप सिंह, दिनेश चंद्र डिमरी, राजवीर सिंह बिष्ट समेत कई अन्य लोग शामिल हैं। आज सुखपाल सिंह ने फिर नामांकन जमा किया है। उन्होंने विगत दिवस भी नामांकन किया था। चुनाव अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया हो रही है। नामांकन प्रक्रिया जो है उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव के लिए 3 तारीख से शुरू हो गई थी, 3 जनवरी से, जो कि 9 तारीख तक चलेगी। और आज तक लगभग 37 नामांकन हो चुके हैं और जो कि 9 तारीख तक प्रक्रिया ये जारी रहेगी, तो और भी नामांकन होंगे। और 9 के बाद 10 और 11 को जांच होगी और 12, 13, 14 को नाम वापसी है और 15 को फाइनल लिस्ट जारी होगी। इलेक्शन 17 फरवरी को इलेक्शन ड्यू है। काउंटिंग उसके 2 दिन बाद, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से बैलेट्स आने में 2 दिन का समय लग जाएगा और काउंटिंग जो है उसके बाद नैनीताल क्लब में जारी रहेगी खत्म होने तक। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपनी कुशलता और समर्पण से अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम को महाकुंभ में तैनात किया गया था, जहां संगम नोद जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में टीम ने ड्यूटी निभाई। इस दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, प्राथमिक उपचार, लापता श्रद्धालुओं की खोज और अन्य समन्वित राहत कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया। पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था उत्तराखंड और पुलिस मुख्यालय के मुख्य प्रवक्ता सुनील कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसडीआरएफ की सराहनीय सेवाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने टीम को प्रोत्साहित किया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए एसडीआरएफ के जवानों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। तो आज हमने जो ये प्रेस वार्ता रखी है, ये इसलिए रखी है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान हमारी एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पे ड्यूटी करने का मौका मिला था। यूपी गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पे हमारी एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे गई थी और तो वहाँ पे हम लोगों की फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत से काम किया। हमारी एसडीआरएफ ने जो बिल्कुल ख़ास जो संगम नोज था उस पे इन लोगों की ड्यूटी रही। रेस्क्यू कार्यों में, जो प्राथमिक उपचार में, लापता श्रद्धालुओं को ढूंढने में और समन्वित जो रेस्क्यू कार्य किए गए थे वहाँ पे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का हमारी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा निर्वहन किया गया था, जिसकी वजह से इसको राज्य सरकार द्वारा इसके ऊपर प्रोत्साहन किया गया। उनको ड्यूटी के लिए जो है प्रदेश सरकार के द्वारा रिवार्ड किया गया। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है उसको राज्य सरकार के द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्रों से नवाजा गया, जिसके लिए डीजी सर ने भी हमारे एसडीआरएफ की जो टीम वहाँ गई थी उसको जवानों को भूरी प्रशंसा डीजी साहब की तरफ से की गई। अल्मोड़ा नगर के रानीधारा क्षेत्र में वन विभाग के लगाए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुओं के रेस्क्यू कर सेंटर ले गई। वन विभाग के अनुसार पकड़ा गया तेंदुआ नर है, जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल बताई जा रही है। हाँ, देखिए अभी अल्मोड़ा शहर में तेंदुओं की जो गतिविधियाँ पाई जा रही थी अनेकों सीसीटीवी के माध्यम से, तो लोकल जो पार्षद हैं उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इस क्षेत्र में लगा दें। उसी क्रम में पिंजरा लगाया गया था और रानीधौला क्षेत्र में तड़के सुबह तेंदुआ उसके केज हो चुका था। उसको हम लोग सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके अपना जो रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पर उसको रखें। एक लगभग जो है उसका 2 साल के आसपास। हरिद्वार एसएसपी के नेतृत्व में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मंगलौर के मुंडलाना में हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए आमजन में दहशत फैलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पति पत्नी और एक अन्य शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।